बच्चों, फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट पेपर यानी राजनीति विज्ञान के मूल आधार वाले पेपर में अपन स्वतंत्रता विषय का अध्ययन कर रहे थे। जो अवधारणाओं वाला यूनिट है, सेकंड यूनिट, उसमें। और उस इकाई में स्वतंत्रता के विविध स्वरूपों की भी चर्चा की थी। उससे पहले स्वतंत्रता के अर्थ और जो दो प्रकार की नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा है, जीएस मिल से लेकर ग्रीन तक, उसका अध्ययन किया था। और फिर बाद में विविध स्वरूपों की चर्चा की थी। अब आज अपन एक संक्षेप में ये देखने का प्रयास करते हैं कि स्वतंत्रता जो है वो किस प्रकार से संरक्षित रहता है। हम सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता कुल मिलाकर, चाहे वो वैयक्तिक स्वतंत्रता हो या राष्ट्रीय स्वतंत्रता हो, ये स्वतंत्रता कुल मिलाकर आधुनिक लोकतांत्रिक युग में ही प्रबल हुई। कई लोग कह सकते हैं कि स्वतंत्रता की अवधारणा नवीन नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता की अवधारणा प्राचीन है। लेकिन यह भी यथार्थ है कि प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक स्वतंत्रता का एक प्रकार से शमन हुआ। स्वतंत्रता ऑल परवेसिव नहीं था। और स्वतंत्रता जो है वो कुछ लोगों के क्षेत्राधिकार यानी विशेषाधिकार के रूप में ही संरक्षित रहा। तो सभी के लिए स्वतंत्रता का संरक्षण एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही संभव है, और वह आधुनिक लोकतांत्रिक युग में संभव हो सका है। तब जबकि मध्य युग का अंत हुआ, पुनर्जागरण हुआ और उसके बाद लोकतांत्रिक युग की शुरुआत हुई। तो स्वतंत्रता किस प्रकार संरक्षित रहता है, इसके बारे में अपन एक संक्षेप में जानकारी हासिल करते हैं। सबसे पहले जो संविधान है यानी कि एक रूल ऑफ लॉ है, कानून है, जिसको संविधान ही लागू करता है, उस रूल ऑफ लॉ को। और खासकर विशेष रूप से लोकतांत्रिक देशों में वो स्वतंत्रता के संरक्षण की सबसे बड़ी गारंटी होती है। संविधान के तहत ही स्वतंत्रता प्रदान किए जाते, स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया जाता है और स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है, संरक्षित रहती है। इसके अनगिनत उदाहरण हैं, चाहे हम फ्रांस की क्रांति को देखें या फिर अमेरिकन स्वतंत्र संग्राम को देखें या फिर स्वतंत्रोत्तर भारत के संविधान को देखें। तो ये स्वतंत्रता जो है वो संविधान के द्वारा संरक्षित की जाती है, क्योंकि संविधान लोकतांत्रिक देशों में सर्वोच्च है और क्योंकि इन देशों में रूल ऑफ लॉ है। इसलिए इस स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए संविधान के तहत विभिन्न प्रकार के मैकेनिज्म्स हैं, चाहे वो दंड की व्यवस्था हो, कानून की व्यवस्था हो, या फिर एक प्रकार से व्यवस्थापिका कार्यपालिका के ऊपर भी न्यायपालिका के द्वारा नियंत्रण, ये तो संविधान के द्वारा संरक्षित होता है। दूसरा, लोकतांत्रिक शासन की पद्धति। अब ये यथार्थ है कि जिन देशों में लोकतंत्र नहीं है वहाँ स्वतंत्रता का हश्र, स्वतंत्रता की गारंटी बहुत ज्यादा नहीं होता। तानाशाही देश हो, चाहे हिटलर का जर्मनी रहा हो या उत्तर कोरिया रहा हो साम्यवादी शासन का, या चीन का साम्यवादी शासन रहा हो, या किसी भी अफ्रीका या ये मध्य ये पश्चिम एशिया के जो है तानाशाही प्रवृत्ति वाले देशों में स्वतंत्रता बहुत सुरक्षित नहीं रहा है, क्योंकि वो कुल मिलाकर स्वतंत्रता में अंतर्निहित होता है विशेष अधिकारों का अंत। लेकिन इन देशों में शासक वर्ग होता है, जो समाज का एलीट अभिजात्य वर्ग होता है, वो एक प्रकार से विशेषाधिकारों का स्वामी होता है, और इसलिए वो इन तानाशाही देशों में स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रहती। इसलिए लोकतांत्रिक पद्धति का शासन यह आवश्यक है। लोकतांत्रिक पद्धति में क्योंकि जनता ही अंतिम सत्ता को चुनती है, तो शासन जनता के प्रति उत्तरदायी और जवाबदेह होता है, और इस स्थिति में स्वतंत्रता की गारंटी स्वाभाविक रूप से जनता को शासन के द्वारा मिल जाती है। फिर इसके बाद एक और गारंटी, एक और संरक्षण है स्वतंत्रता के लिए, वो है मौलिक अधिकार यानी मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। सभी देशों में जहाँ पे स्वतंत्र लोकतांत्रिक पद्धति हुआ, स्वतंत्रता को मौलिक अधिकारों के रूप में संरक्षित किया गया है, भारत समेत। और इन मौलिक अधिकार का हनन न हो, इसके लिए भी व्यवस्था पूरी की गई है, चाहे वो न्यायिक व्यवस्था हो या फिर जो और भी
व्यवस्थाएं हो, एक राजनीतिक व्यवस्था हो, उन मौलिक अधिकार के रूप में स्वतंत्रता को संरक्षित किया गया। इसलिए मौलिक अधिकार जो है वर्तमान में तो स्वतंत्रता के लिए एक बड़ी गारंटी है। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है जो स्वतंत्रता के लिए एक सुरक्षित संस्था है, सुरक्षित करने की बड़ी संस्था है, वो है स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायालय। अब न्यायपालिका और स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही संभव है, वह स्वतंत्रता के एक बहुत बड़े गारंटर के रूप में सामने आया है। जब भी स्वतंत्रता का हनन हो, स्वतंत्रता के अधिकार का हनन हो, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों का हनन हो, तो स्वतंत्र न्यायपालिका जो है वो सामने आती है। और जैसे भारत में अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत सर्वोच्च और उच्च न्यायालय को अधिकार है कि वो स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की गारंटी दे, स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की रक्षा करे, विविध मौलिक अधिकारों की और स्वतंत्रता के अधिकार की। तो स्वतंत्र न्यायपालिका जो है वो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, कई बार क्या होता है कि ब्रूट मेजोरिटी, बहुत ही एक क्रूर बहुमत हो अगर व्यवस्थापिका में किसी दल का, और सरकार बने, कार्यपालिका उसकी हो, तो फिर स्वतंत्रता के अधिकारों का हनन हो सकता है। लेकिन न्यायपालिका इस प्रकार के प्रयासों को तो नियंत्रित करती है, बैलेंस करती है और व्यक्ति के स्वतंत्रता को सुरक्षित करती है। इसलिए न्यायपालिका एक ऐसी संस्था है जो व्यवस्थापिका कार्यपालिका को सिर्फ शासन की दृष्टि से नहीं बल्कि व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा की दृष्टि से भी नियंत्रित करती है ना। और फिर इसी से जुड़ा हुआ एक और विषय है जिसकी वजह से स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है, वो है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत और नियंत्रण तथा संतुलन का सिद्धांत। यानी शासन के तीनों अंगों में शक्ति का पृथक्करण जो है वो संपूर्ण होना चाहिए, ताकि तीनों ही अंग एक दूसरे से पृथक रहे और एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न्यूनतम करते हुए व्यक्ति के स्वतंत्रता के लिए प्रयासरत रहें। और जहाँ भी इस प्रकार के की व्यवस्था होती है वहाँ तीनों ही अंग एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं, ताकि कोई भी एक अंग बहुत अधिक शक्तिशाली बनकर तानाशाही प्रवृत्ति न अपना ले, क्योंकि तानाशाही प्रवृत्ति तो अंततः व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए ही घातक है। और एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है बच्चों, जो कि स्वतंत्रता के लिए आधुनिक काल में एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, वो है मीडिया, है ना। स्वतंत्र मीडिया, मीडिया का मतलब ये है प्रेस, यानी कि समाचार पत्र, टेलीविजन, इंटरनेट, सोशल मीडिया, सारे आजकल मीडिया के रूप में मान्य हैं। अब ये जो है इन्हीं के माध्यम से स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है। हम आए दिन देखते हैं कि जो कभी भी स्वतंत्रता के अधिकार का हनन होता है किसी के किसी भी रूप में, तो मीडिया सामने आती है और मीडिया उस पीड़ित व्यक्ति की आवाज बनकर सामने मीडिया में आता है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या मुख्य धारा की मीडिया हो, उसमें स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा के लिए आवाज उठाई जाती है और ये आवाज व्यापक होती है, कई बार आंदोलन का भी रूप ले लेती है। और इसलिए कार्यपालिका व्यवस्थापिका हमेशा शासन और शासन के विविध अंग हमेशा एक दबाव में रहते हैं कि वो किस प्रकार इस स्वतंत्रता की गारंटी दे, ताकि जो मीडिया है उसके माध्यम से उनके कार्यपालिका के विरुद्ध, व्यवस्थापिका के विरुद्ध एक जनमत तैयार न हो। इसलिए व्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकारों की सुरक्षा के लिए वो सतत प्रयत्नशील रहते हैं। इसलिए मीडिया की महती भूमिका है। आजकल तो स्वतंत्रता के हनन की कोई भी बात हो, गांव गांव, कस्बे कस्बे में आपके पास स्मार्टफोन है और आप कोई भी इस तरह का समाचार हो तो वो जो है तुरंत मीडिया में आता है, सोशल मीडिया में आता है, मीडिया में आता है और फिर सरकार संज्ञान लेती है। तो सोशल मीडिया जो है वो एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए। एक और बिंदु है जो महत्वपूर्ण है, वो है आर्थिक समानता, आर्थिक न्याय। कुल मिलाकर आर्थिक न्याय अथवा समानता का अर्थ है कि न्यूनतम जीवन यापन की सुविधा हर व्यक्ति को उपलब्ध हो, तो स्वतंत्रता जो है वो अपने आप सुरक्षित रहती है। क्योंकि यदि व्यक्ति पूरे टाइम अपने
न्यूनतम जीवन जो जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसको जुटाने में भी विफल रहता है, तो फिर वो स्वतंत्रता के अधिकारों का कैसे उपभोग कर पाएगा? ये सभी इसके लिए समझने की बात है। इसलिए न्यूनतम मानवीय गरिमा में जीवन जीने के लिए जो एक आवश्यकता है मूलभूत, उसको जो है उसको प्राप्त उसकी सुविधा मिलने के बाद ही स्वतंत्रता का अधिकार संरक्षित रह सकता है। इसलिए आर्थिक न्याय और आर्थिक समानता की बात आती है। राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है, दायित्व बनता है कि वो ये सुविधा, न्यूनतम जीवन यापन की सुविधा उपलब्ध करवाए हर नागरिक को, और तभी ये स्वतंत्रता सुरक्षित रह सकती है। अन्यथा इसका हनन होगा विशेषाधिकार प्राप्त कुछ लोगों के द्वारा, जो कम सुविधा भोगी हैं या बिल्कुल अल्प सुविधा भोगी हैं, उनका शोषण होगा, तो स्वतंत्रता का हनन स्वाभाविक रूप से होगा। इसलिए अ, जो है, और एक और विशेष बात लास्की ने कही है कि भाई डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए। विकेंद्रीकरण सत्ता का अगर होगा तो स्वतंत्रता सुरक्षित रहेगी। सत्ता का केंद्रीकरण होगा, यानी एक ही अंग में, एक ही व्यक्ति में, कुछ समूहों में यदि सत्ता केंद्रीकृत हो जाएगी, उन्हीं के पास सत्ता होगी, सत्ता के अधिकारों के उपयोग की शक्ति होगी, तो फिर उसका दुरुपयोग होगा और स्वतंत्रता खतरे में आएगा। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। इसीलिए स्थानीय स्वशासन का महत्व है, इसीलिए पंचायती राज संस्थाओं का महत्व है, इसीलिए नगरीय निकायों का महत्व है। तो कुल मिलाकर स्वतंत्रता जो है, इस तरह के डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेस से, विकेंद्रीकृत प्रक्रिया से, विकेंद्रीकृत संस्थाओं के माध्यम से और भी सुरक्षित रहती है। स्वतंत्रता के बारे में ये कुछ बातें थी, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। और इसके बाद जो है अपन अगला टॉपिक जो है वो समानता का है। स्वतंत्रता और समानता के बारे में क्या भेद है, क्या पूरा संबंध है, इसकी चर्चा करेंगे, और समानता के विविध स्वरूपों की भी चर्चा करेंगे।